स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और बड़े दिनों बाद आज आपके बीच लाने वाला हूं लाभ हानि की यानी प्रॉफिट एंड लॉस की धमाकेदार क्लास। तो दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि अभी इस वर्ष ढेर सारी वैकेंसी हमको देखने को मिलने वाली है। फिर से हमें एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी देखने को मिलेगी और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी देखने को मिलेगी और रेलवे वगैरह में बहुत सी वैकेंसी हमें ऐसी हैं जिसमें हमारी मैथ और रीजनिंग का ज्यादा योगदान रहने वाला है। तो मैथ की तैयारी के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल कन्फर्म क्लासेस से। सभी को मालूम होगा कि हमने एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी के लिए लगभग 60 क्लासें लेके हम आपके बीच आए थे। उसके लिए हमने सिलेक्शन सीरीज चलाई थी। तो जिन बच्चों ने भी ज्वाइन किया है उनका काफी अच्छा स्कोर रहा है और बच्चों ने कमेंट करके और फोन करके भी बताया है। और मेरे ऑफलाइन के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी मैथ वाले पोर्शन में काफी बढ़िया स्कोर किया है। बहुत से बच्चों ने 75 के समथिंग स्कोर भी किया है, यानी कि 80 में से इतने क्वेश्चन सही किए हैं। किसी ने 65 क्वेश्चन सही किए हैं। तो लगभग अच्छा ही रिजल्ट रहा है। अब आगे जो हमारी वैकेंसी है उनके लिए हमें अभी से तैयारी करना पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं होता है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम तैयारी के लिए आएंगे, नहीं। तो उसी के चलते आपकी तैयारी को देखते हुए हम आज से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको इस बार चैप्टर वाइज काफी बढ़िया क्वेश्चन दिखाने वाला हूं और मैंने शुरुआत की है लाभ हानि से। और इसमें आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वो किसी ना किसी एग्जाम के होंगे और लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का हो, एसएससी जीडी का हो, या फिर मध्य प्रदेश आबकारी का एग्जाम हुआ था अभी अभी कुछ दिन बाद। इसमें मैं वन रक्षक और जेल प्रहरी के जो क्वेश्चन आए थे मैथ के वो भी इसमें ऐड कर दूंगा। तो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को इस सीरीज में मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर आज हम शुरू करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। काफी आसान सा चैप्टर है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को एग्जाम में मिलते हैं। अगर आपने इसके पहले कोई एग्जाम दिया होगा तो उसमें भी आपको लाभ हानि का कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिला होगा। तो जल्दी से जितना हो सके आप इस वीडियो को, इस क्लास को उन बच्चों तक शेयर कर दें जो अभी तैयारी कर रहे हैं या जो तैयारी करने वाले हैं। और लाभ हानि आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन इसमें मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन, इसमें आपको एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, एएलपी के सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने वाले हैं और हम क्वेश्चन करने वाले हैं टाइप वाइज। तो चलिए श्री गणेश करते हैं आज के इस चैप्टर का जिसका नाम है लाभ और हानि। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको इसके क्वेश्चन समझाऊंगा और बिल्कुल बेसिक से ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो हमारा जो लेवल होने वाला है वो बेसिक टू एडवांस रहने वाला है। तो देखते रहिए। और ये हम यहाँ से अपना शुरू कर रहे हैं लाभ और हानि। तो ये हमारे लाभ और हानि की शब्दावली है, यानी कि लाभ हानि में जिन जिन शब्दों का प्रयोग होना है उन सभी शब्दों को पहले हम समझ लेते हैं। तो अगर आपने इसके पहले कभी पढ़ा है तो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो और भी अच्छी बात है। आज आपको सारी चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली हैं। बस आपसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग ये चीजें आनी चाहिए। ठीक, चलिए। तो ये इसकी टर्मिनोलॉजी है, मतलब शब्दावली कि जैसे क्रय मूल्य, यानी इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में हम इसे लिखेंगे सीपी। क्या कहलाता है? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य या लागत मूल्य कहते हैं। बात समझ गए ना? जैसे आप एक व्यापारी हैं, एक दुकानदार हैं, ये पेन आप बाजार से 100 रुपए में खरीद कर ले आए हैं। तो 100 रुपए में आपने इस पेन को खरीदा है, ये 100 रुपए ही इसका क्रय मूल्य है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है। बात समझ गए ना? इसके बाद विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, शॉर्ट में लिखेंगे एसपी। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य या बिक्री मूल्य कहते हैं। अब 100 रुपए में तो आप पेन खरीद के आ गए, फिर आपने इसे 120 रुपए में बेचा है, तो जितने रुपए में आपने इसको बेचा है यह इसका विक्रय मूल्य है। बात समझ गए ना? 100 रुपए क्रय मूल्य हो गया जितने में खरीदा है, 120 रुपए विक्रय मूल्य हो गया जितने में बेचा है। बात समझ गए? लाभ हम सभी जानते हैं, 100 की वस्तु 120 रुपए में बेचेंगे तो हमें लाभ होगा। कितने रुपए का होगा भाई? 20 रुपए का हमें लाभ हो जाएगा। बहुत ही आसान सी बात है। तो लाभ कब होता है? जब हमारा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस
कॉस्ट प्राइस से यानी कि क्रय मूल्य से कैसा हो ज्यादा, यानी जब आप 100 की वस्तु 100 से ज्यादा में बेचोगे तभी तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। हानि हम सभी जानते हैं, हानि कब होती है, अब मैं ये 100 रुपए का पेन खरीद के ले आया हूं, अब मैं बेच दूं 70 रुपए में तो मुझे घाटा लग जाएगा ना, इस घाटे को ही क्या बोलते हैं, हानि यानी कि लॉस। बात समझ गए। लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस हमारा कम रहे, मतलब कॉस्ट प्राइस, यहाँ कॉस्ट प्राइस जो है हमारा ज्यादा रहे और सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा क्या रहे, कम। यानी कॉस्ट प्राइस तो 100 रुपए है लेकिन सेलिंग प्राइस हमने 70 रुपए रख लिया, यानी 70 में बेच दी वस्तु। तो जब हम 100 रुपए की वस्तु खरीद के 70 में बेचेंगे तो हमें क्या होगी, हानि होगी। यानी इस केस में हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है, ठीक है ना। तो ये चारों चीजें बहुत ही आसान थी, ये हमें ऑलरेडी आती थी लेकिन आज हमने इसका रिवीजन कर लिया। बोलो बात यहां तक समझ में आई? अगर यहां तक बात समझ में आई है तो बस यहां से हो जाएगा हमारा चैप्टर स्टार्ट। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम चैप्टर करने वाले हैं टाइप वाइज, तो टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। चलिए तैयार हैं आप सभी टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन देखने के लिए? तो आप कहेंगे जी सर हम तैयार हैं। वैसे तो हमारी ये क्लास लाइव होनी थी लेकिन व्यवस्थाओं के चलते, कभी लाइट आ रही है, यहाँ इन्वर्टर की व्यवस्था है नहीं, लाइट बीच में चली जाती है, और इंटरनेट का भी इशू हो रहा है, यहाँ पे उतने अच्छी स्पीड से नहीं चल पा रहा है जबकि जियो फाइबर यहाँ पे लगा हुआ है। तो मैंने सोचा कि ज्यादा डिले ना करते हुए अब आपके बीच क्लास लेके मुझे आ जाना चाहिए। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है, आपके कोई भी डाउट रहते हैं आप कमेंट में लिख देना, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा अगली क्लास तक, ठीक। चलिए तो टाइप फर्स्ट में हमें क्या सीखना है, मेरी किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 500 रुपए और उसका विक्रय मूल्य है 600 रुपए। अब मैं आपसे पूछूं, कोई भी बता देगा कि इसमें लाभ होगा कि हानि, इसमें लाभ होगा कि हानि। अरे भाई 500 रुपए की कोई वस्तु खरीद कर अगर मैं 600 रुपए में बेच देता हूं तो मुझे क्या होगा, मुझे होगा लाभ। और कितना लाभ होगा, 100 रुपए का, ये मेरा लाभ है। ये एग्जाम में आपसे कभी नहीं पूछेगा कि कितने रुपए का लाभ हुआ, शुरुआत होगी कि भाई लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए। तो हमें प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत बनाना हर स्थिति में आना चाहिए किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले। और अगर आपको ये चीजें नहीं आती हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर जाइए, उसमें आपको क्लास मिलेगी प्रतिशत से भिन्न भिन्न से प्रतिशत। तो इस क्लास को देखने से पहले एक बार उसे देख लो, आधी क्लास भी देख लोगे तो आज के सारे सवाल आपको समझ में आने वाले हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको एक भी सवाल समझ में ना आए, ठीक है ना। चलिए तो 500 की वस्तु अगर 600 में बेच रहे हैं तो 100 रुपए का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो आपसे लाभ नहीं पूछेगा, सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, आपसे पूछेगा लाभ प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत कैसे बनाते हैं, लाभ प्रतिशत बनाने के लिए हमें मालूम होना चाहिए लाभ, तो लाभ को हमें मालूम चल गया 100। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लाभ होता किस पे है, लाभ होता किस पे है, तो भाई ये कौन सी बात हो गई, लाभ किस पर होता है। तो देखो अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये 500 हटा दूं, क्रय मूल्य हटा दूं, और मैं आपसे कहूं कि मैंने वस्तु को 600 रुपए में बेचा है, 600 रुपए में बेचा है, तो बताओ लाभ हुआ कि हानि। तो आप लाभ हानि तब तक नहीं बता सकते जब तक आपको मालूम नहीं होगा कि क्रय मूल्य क्या है। अगर मैं कहूं 600 रुपए में बेचने से मुझे लाभ हुआ है तो मैं आपसे बाद में कह दूं अरे भाई कैसे लाभ हुआ है, मैंने तो वस्तु को 700 रुपए में खरीदा था, तो आप कहेंगे नहीं नहीं हानि हुई होगी। मैं कहूं नहीं, अगर मैं आपको क्रय मूल्य नहीं बताऊं तो आप कहेंगे 600 में बेचने से हानि हुई होगी, तो मैं कह दूंगा नहीं नहीं मैंने तो वस्तु 500 में खरीदी थी। तो लाभ हानि तब तक क्लियर नहीं बता सकते जब तक हमें मालूम ये नहीं होगा कि क्रय मूल्य क्या है। कहने का मतलब लाभ हानि की जो गणना होती है वह होती है क्रय मूल्य के आधार पर। दिमाग में बैठा लो ये बात कि जब भी लाभ हानि की बात होगी तो हमें मालूम होना चाहिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। जब भी लाभ या हानि, चाहे लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत, हमें मालूम होना चाहिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। और लाभ हानि की गणना किसके आधार पर होती है, तो लाभ हानि की गणना होती है क्रय मूल्य के आधार पर। लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य के आधार पर होती है, आधार पर, आधार मतलब नीचे,
इस घर का आधार, आप जिस घर में रहते हैं उस घर का आधार कहाँ है? नीचे ही तो है आधार। यानी कि जब भी आप लाभ प्रतिशत बनाए, लाभ या हानि प्रतिशत, दोनों की सेम प्रोसेस है, कोई फार्मूला याद नहीं करना है। लाभ प्रतिशत निकाल रहे हो तो ऊपर लाभ लिख लेना, यानी कि 100 रुपए लाभ हुआ। यहाँ पे लाभ हानि की गणना किसके आधार पे होती है? क्रय मूल्य के। हमेशा नीचे लिख देना इसके क्रय मूल्य, लिख दिया। ये कहलाती है भिन्न। मेरे साथ बोलना है, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, गुणा कराते हैं 100 से। किसी भी भिन्न को प्रतिशत, भिन्न क्या होती है सर? जो ये बटे करके आपने लिखा है 100 बटे 500, 100 अपॉन 500 अपॉन करके, या भिन्न, इसी को बोलते हैं भिन्न। और किसी भी भिन्न को प्रतिशत बनाना है, प्रतिशत, सत का मतलब 100 ही होता है, किसी भी भिन्न को प्रतिशत बनाना है, गुणा करा देना 100 से। ये लो भाई, बन गई हमारी, यहाँ पे भिन्न से क्या बन गई? प्रतिशत। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। 1/5 का मतलब 20% होता है, अगर किसी बच्चे को याद है तो। और अगर याद नहीं है तो यहाँ से काटा पीटी आनी चाहिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, शून्य का शून्य, यानी कि हमारा लाभ है 100 रुपए, लेकिन लाभ प्रतिशत है 20%। बोलो बात समझ में आई क्या? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना होती है क्रय मूल्य के आधार पर। सर क्यों होती है? क्योंकि जब तक क्रय मूल्य आपको मालूम नहीं होगा, क्रय मूल्य मालूम नहीं होगा, तो आप लाभ हानि का डिसीजन ले ही नहीं सकते। बात समझ गए ना? तो ऐसे बनता है लाभ प्रतिशत। यहां देखेंगे, अगर मैं इसी 500 रुपए वाली वस्तु को 450 में बेच देता हूं, तो 500 की वस्तु 450 में बिक गई। अरे भाई, ये तो 550 रुपए की हानि हो गई, हमें तो घाटा लग गया। तो अब वो हमसे पूछेगा हानि प्रतिशत बताओ बच्चे। तो 50 की हो गई है हमें हानि। लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, हम क्या बनाने जा रहे हैं? हानि प्रतिशत। तो जब हानि होगी तभी तो हानि प्रतिशत निकल के आएगा, और जब लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकल के आएगा। और बनाते कैसे हैं? दोनों की सेम प्रोसेस है। हानि हुई है तो हानि लिख दो, लाभ हो या हानि किसके आधार पर बात होगी? क्रय मूल्य के। तो लाभ हानि की गणना बेसिकली सामान्य तौर पर क्रय मूल्य के आधार पर होती है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि विक्रय मूल्य के आधार पर लाभ हानि की गणना कर दो, तो भाई नीचे विक्रय मूल्य लिख देंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर कुछ नहीं बोलता है तो लाभ हानि की गणना किसके आधार पर होती है? क्रय मूल्य के आधार पर। तो क्रय मूल्य होने वाला है हमारा 500। यहां से मेरे साथ बोलोगे, हमें प्रतिशत में बदलना है। ये हमारी भिन्न है। भिन्न मतलब जो बटे करके पढ़ते हो, 50 बटे 500। 50 का लाभ हुआ कितने पर? 500 पर। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का, गुणे 100 हो गया। कटता है तो काटो यहां से, यानी कि शून्य से शून्य चला जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम शून्य का शून्य आ गया। 1/10, 1/10 का मतलब अगर आपको भिन्न याद है तो 10% होता है, यानी हानि होने वाली है 10%। और याद नहीं है तो धीरे धीरे याद हो जाएगी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहां से फिर काट दो, शून्य से शून्य, क्या बचा ऊपर? 10। ये 10% हमारी हानि है। तो टाइप फर्स्ट में हमने क्या सीखा? टाइप फर्स्ट में हमने सीखा है लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को बताना। बात समझ गए ना यहाँ पे? चलिए अब इस पे आधारित करते हैं क्वेश्चन। वो भी कौन से क्वेश्चन? एग्जाम वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि क्रय मूल्य 8000 रुपए है, यदि क्रय मूल्य कितना है? 8000, यानी 8000 में वस्तु को खरीदा है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, सभी को समझ में आएगा। और ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस हमें दिया है विक्रय मूल्य, कितना दिया है? 12,000। तो हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहां का क्वेश्चन है? एक्साइज कांस्टेबल, एमपी एक्साइज कांस्टेबल, यानी मध्य प्रदेश आबकारी का क्वेश्चन है। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो 2025 में वैकेंसी आई थी अभी, उसका क्वेश्चन है। तो वहां पूछा है, तो जो पूछता है वो हमें आना चाहिए, बात खत्म। 8000 की वस्तु को अगर मैं 12,000 में बेच दूं, तो 4000 रुपए का हमें हो जाएगा लाभ।
तो मैंने आपसे पहले ही बताया था, कोई नहीं पूछेगा लाभ कितना हुआ, पूछेगा लाभ प्रतिशत। चलिए बदलते हैं, 4000 का लाभ हो गया है। लाभ हो या हानि, लाभ हानि किस पे होती है? क्रय मूल्य पर। लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य होने वाला है 8000। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का। 3 से 3 शून्य, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 1/2 का मतलब होता है 50%। अब देखो, अगर याद है तो अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो काटा पीटी आनी चाहिए। 2 एकम 2, 2 से जाएगा 2 पंचे 10, शून्य का शून्य। देखो आया ना 50%, कहाँ है भाई? ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। अभी हम सीख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से। आपने आज के पहले कभी भी अगर लाभ हानि नहीं भी पढ़ा है, मैं गारंटी देता हूं कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन एमपी एक्साइज कांस्टेबल में पूछा, इसका आंसर आप लोग करिए। मोहम्मद ने एक टेलीविजन सेट 12,000 रुपए में खरीदा, यानी खरीदा मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट प्राइस याद करना है अभी के अभी। विक्रय मूल्य, दो चीजें हमें चाहिए ही है, जब तो हम बता पाएंगे कि लाभ या हानि क्या है बात। तो खरीदा कितने में है? 12,000 में। बेचा कितने में है? 10,000 में। अब 12,000 वाली वस्तु को 10,000 रुपए में अगर आप बेच देते हो तो बताओ फिर क्या हो जाएगा? अरे सर, 2,000 रुपए का घाटा लगवा दिया आपने, यानी 2,000 रुपए की हो जाएगी हानि। तो अगर हानि हुई है तो हानि प्रतिशत पूछेगा। ये बात आप बिना लिखे भी डायरेक्ट क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन भाई अभी हम सीख रहे हैं, तो जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, गणित का गा नहीं आता, उनको भी आज गणित समझ में आएगी। ठीक, तो 2,000 की हानि, ये बात हमें यहां भी दिख रही थी, तो एडवांस बच्चे इतना लिखेंगे, 2,000 रुपए की हानि हो गई है। लाभ हो या हानि, नीचे लिखना है क्रय मूल्य। अगर हानि प्रतिशत बना रहे हो तो बन गई भिन्न, इसको भिन्न बोलते हैं, 2,000 बटे 12,000। बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100। काटा पीटी यहां से हमें आनी चाहिए, 3 जीरो से 3 जीरो, 2 एकम 2, 2 छऊ 12, 1/6 मतलब 16.66। ये क्या बात हुई सर? भाई याद है, आप भी कर लो। प्रतिशत से भिन्न, भिन्न से प्रतिशत वाली क्लास देखो, 2-4 बार प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा, और साथ साथ हम जब करेंगे तब भी हो जाएगा। आगे और कटता है, काटो, 2 से जाएगा 3 बार, 2 तिया 6, इसको काटो, नीचे से ऊपर वाले आप काट सकते हैं, 2 पंचे 10, शून्य का शून्य। आ गया 50, ऊपर देखो, ऊपर क्या बचा है? 50, नीचे बचा है 3, 3 से जाएगा 3 एकम 3 बचा, 2 हो गया 20, 3 18। तो देखो 16 आया, इतने में देख के लगा दोगे भाई, जिसमें 16 है वो हमारा आंसर है। फिर भी आगे करना चाहते हो, 3 18 बचा 2 रखा दशमलव, हो गया 20, 3 18, 3 18, 16.66, या 16 सही 2/3%। आ गई क्या बात समझ में? आ गई। ये भी क्वेश्चन था हमारे एमपी एक्साइज कांस्टेबल यानी आबकारी का। तो पसंद आया हो तो पहले तो क्लास को बढ़िया से लाइक कर लो, और जितना हो सके शेयर कर दो, ताकि आपका भला होते होते इस गरीब का भी भला हो ही जाए। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 192 रुपए में बेचकर, क्या लिखा है साहब? बेचकर। बेचकर मतलब कि विक्रय मूल्य, यानी कि उसने हमें बता दिया है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, जो कि होने वाला है 192 रुपए। सुभाष को 32 रुपए का लाभ हुआ। अब 192 रुपए में उसने वस्तु को बेचा है, और उसको 32 रुपए का हो गया है लाभ। हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत,
तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, हमें मालूम होना चाहिए क्रय मूल्य। बिना क्रय मूल्य के हम लाभ हानि की गणना कर ही नहीं सकते। अब उसने हमें बता तो दिया है कि 32 रुपए का लाभ हुआ है, लेकिन अगर हमें लाभ प्रतिशत बनाना है तो हमें नीचे क्या लिखना होता है? हमें नीचे क्या लिखना होता है? क्रय मूल्य लिखना होता है ना। तो इसमें तो क्रय मूल्य है नहीं, तो पहले हम बनाएंगे क्रय मूल्य। कैसे बनाएंगे? मामूली सा हिसाब किताब है। 192 में बेचा है, 32 रुपए का उसने लाभ कमाया है, तो उसने वस्तु को थोड़ा कम में खरीदा होगा। कितने कम में खरीदा होगा? इस 192 में 32 रुपए का लाभ है, यानी उसने वस्तु को खरीदा था 160 में। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई क्या? 192 रुपए में बेचा, इसमें 32 रुपए मेरा लाभ शामिल है। तो अगर ये 32 रुपए निकाल दिया जाए लाभ का, तो बचा क्या? 160। यानी मैंने उस वस्तु को खरीदा था 160 में, तभी तो 160 रुपए वाली वस्तु को 192 में बेचूंगा, तभी ना मुझे 32 रुपए का लाभ होगा। यानी ये बात सुनकर मैं बता सकता हूं क्रय मूल्य। बात समझ में आई क्या? 192 में बेचा है मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा कहलाया, क्योंकि मुझे लाभ हुआ है, तो क्रय मूल्य इससे छोटा होगा, इसलिए मैंने इसको 32 कदम पीछे लेके आ गया हूं। तो यहाँ पे आ गया 32 का लाभ हुआ, क्रय मूल्य हमने निकाल लिया है, कितना है? 160। ठीक, क्रॉस चेक कर सकते हैं, 160 की वस्तु को 192 में बेचा, तभी ना 32 रुपए का लाभ हुआ। तो ये 32 लाभ आना चाहिए। अगर आप इसमें 32 जोड़ के लिखोगे तो यहाँ संख्या 192 से ज्यादा आएगी, तो उस केस में लाभ तो होगा नहीं, फिर तो हानि होगी। जबकि हमें क्या कराना है? 32 रुपए का लाभ। ऐसे चेक कर सकते हो। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का। ये हमारी भिन्न है। शून्य से शून्य चला गया, यहाँ 0 से 0, इसमें से या इसमें से किसी को भी काट सकते हैं, क्योंकि बीच में गुणा है। 16 एकम 16, 16 दूनी 32। ठीक, और दो ही धाम हो गया हमारा 20, यानी कि 20% का क्या हुआ है? लाभ। तो विक्रय मूल्य बता दिया उसने, क्रय मूल्य नहीं बताया। विक्रय मूल्य बता दिया, लाभ बता दिया। तो इसमें अगर मैंने कोई वस्तु 1200 में बेची और मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने 200 रुपए का लाभ कमाया है, तो सुनने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि इसने वस्तु को 1000 में खरीदा होगा। तो आप लाभ हानि जब भी पढ़ें, एक दुकानदार की हैसियत से पढ़ें। आप एक दुकानदार हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन आया, कहाँ आया भाई? देखो, एमपी, यहाँ एमपी लिखना भूल गए हैं हम लोग। एमपी एक्साइज कांस्टेबल यानी आबकारी, और बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आ गया हमारे कहाँ? एसएससी जीडी 2026। अभी जो एग्जाम हुआ है, अभी 2-4-6 दिन पहले आंसर की आई है उसकी, तो उस आंसर की में से मैं आपको ये क्वेश्चन लेके आया हूं। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो भी आपके कांस्टेबल लेवल के एग्जाम होते हैं, उसमें आपका जो लेवल होता है ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो आपको ये नहीं देखना है कि ये आबकारी का है, ये एसएससी जीडी का है। इस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना? तो इसका आंसर आप चाहें तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, हिंदी में भी लिखते जा रहा हूं मैं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होने वाला है 4400 रुपए, हो गया। यदि लाभ का मान 400 है, अब इस 4400 में से मुझे 400 रुपए, इस 4400 रुपए में बेचने पर मुझे 400 रुपए का लाभ हुआ है। तो मैंने वस्तु कितने में खरीदी थी? 4800 की। अब ये क्या बात हुई साहब? 4800 की वस्तु अगर मैं 4400 में बेचता हूं तो मुझे लाभ कैसे होगा? यानी कि हमने कुछ गड़बड़ी कर दी, अगर बाई चांस ऐसा हो गया आपसे। तो इसलिए मैंने बोला कि आपको चेक करना है क्रॉस। 4400 रुपए में बेचा है, 400 का लाभ कमाया है, मतलब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कम होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य जब ज्यादा होता है तभी ना लाभ होता है। तो कितना ज्यादा है? ये 400। तो क्रय मूल्य पर आने के लिए हमें 400 कम करना होगा, यानी कि यहाँ हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा 4000। अब यहाँ से आप क्रॉस चेक कर लो, 4000 की वस्तु 4400 में बेचूंगा
तभी तो 400 रुपए का मुझे क्या होगा, लाभ होगा। लाभ हानि तो सभी जानते हैं। ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया यहाँ पे, यानी कि क्रय मूल्य। उस वस्तु को हमने 4000 में खरीदा था। अब बता दो मुझे इसका आंसर। तो 400 का मुझे हो गया है लाभ, और ये लाभ किस पे हुआ है, क्रय मूल्य पर, क्योंकि लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर होती है। बन गई भिन्न, ये हमारी भिन्न है। 400 बटे 4000 बटे करके जो आप पढ़ते हैं वो भिन्न कहलाती है। और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, गुणा करा दीजिए 100 का। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो, 4 एकम 4 धाम 40। मेरे साथ याद भी करते जाओ, 1/10 का मतलब भी होता है 10%। और आगे अगर काटना चाहते हो तो देखो, जीरो से जीरो गया, क्या बचा, ऊपर 10 ही तो बचा है, तो 10% हमारा आंसर हो जाएगा। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 अभी पूछा गया, ठीक है ना। चलिए, ज्यादा गर्मी के चलते ही अभी तक क्लास नहीं हो पा रही थी। भी इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि बंद कमरा होता है और इतनी सारी लाइट जलती है, तो बहुत मेहनत लग जाती है। इसी के चलते अभी इतने सारे गैप हो गए, क्योंकि एक दो बार तो मैं जब यहाँ क्लास रिकॉर्ड करने आया हूँ तो मेरी तबीयत ही खराब हो गई, मतलब अचानक से घबराहट टाइप की होने लगती थी। इस वजह से भी क्लास अभी तक नहीं हो पाई है ना। आज फिर भी थोड़ा सा ठीक है, और इतनी गर्मी चलती है, अभी भी बहुत पसीना आ रहा है यहाँ पे। एसी थोड़ी लगी हुई है, पंखे से काम चल रहा है, ठीक है ना। चलिए, अब एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 इस साल जो पेपर हुए उसका क्वेश्चन है। तो पिछले 4 क्वेश्चन तो हमने देख लिए, इसमें हमने लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बड़े आसानी से बता दिया, क्योंकि वहां हमने एक ही वस्तु खरीदी थी। एक वस्तु लिखा ना, 4400 में बेची, ये सब किया, मतलब जो अभी तक सौदा चल रहा था एक ही वस्तु का चल रहा था। एक टेलीविजन 12,000 में खरीदा, और बाद में उसे एक ही टेलीविजन को 10,000 रुपए में बेच दिया। तो लाभ हानि की गणना के लिए जितना रोल क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का है, उतना ही रोल वस्तुओं की मात्रा का भी है, क्वांटिटी का भी है। जैसे समझना बात को, मैंने कहा कि मैंने एक पेन, सवाल छोड़ो यहां समझो। मैंने एक पेन 100 रुपए में खरीदा है, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। और मैंने पेन को 150 में बेच दिया है, 150 रुपए में बेच दिया, ये सेलिंग प्राइस। तो आप बता दोगे सर लाभ हुआ। भाई 100 की वस्तु को 150 रुपए में अगर मैं बेचता हूं तो लाभ होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मात्रा में अलग अलग कर दूं, मैंने खरीदा एक पेन 100 रुपए का है और 150 रुपए में पेन बेच दिया, तो सिर्फ कीमत के आधार पर लाभ हानि की गणना नहीं हो सकती। साथ में इंपॉर्टेंट है कि इनकी मात्रा में परिवर्तन तो नहीं हो गया साहब। खरीदा एक पेन है, बेच दिए 2 पेन। अब बताओ, तो भाई अब लाभ नहीं हुआ, अब तो हानि हो गई। क्यों हो गई हानि? अरे भाई, जब एक पेन 100 रुपए का था, तो जब आप 2 पेन लेके आए होंगे तो आपकी लागत तो 200 रुपए की होगी। 2 पेन, एक पेन 100 रुपए का आता है तो 2 पेन 200 के आएंगे। अब 200 रुपए में आपने पेन खरीदे और 150 रुपए में बेच दिए, तो आपको लाभ थोड़ी होगा, फिर आपको होगी हानि। ये तो बात ही बदल गई। अभी 150 में बेचने से लाभ हो रहा था, अब हानि होने लगी। तो भाई ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बदल गई है मात्रा। यानी कि क्रय विक्रय करते समय आपको याद रखना है कि दोनों ही केस में मात्राएं बराबर होनी चाहिए। अगर 2 पेन खरीदे हैं तो 2 पेन का ही विक्रय मूल्य होना चाहिए, तभी लाभ हानि क्लियर हो पाएगा। एक पेन खरीदा है तो बेचना भी आपको एक ही पेन है, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वाली जो वस्तुएं होंगी वो दोनों ही केस में बराबर होनी चाहिए, नहीं तो बातें बदल जाएंगी। कि आप अगर एक पेन 100 रुपए का खरीदे और आपने कहा 150 में बेचा है, 150 में बेचा है, लेकिन आप ये गौर नहीं कर रहे कि कितने बेचे, कितनी वस्तुएं बेच दी, तो आप लाभ हानि की गणना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक पेन 100 का है
तो जब आप 2 पेन खरीद के लाए होंगे तो आपको वो 200 के पड़े होंगे, और 2 पेन 200 के आए हैं और 2 पेन आपने 150 में बेचे, तो आपको यहां समझ में आएगा कि नहीं भाई हमें तो घाटा हो गया, कितने का, 50 का। तो साथ में लाभ हानि की गणना करते समय हमें मात्रा का भी ध्यान देना है, क्वांटिटी का भी ध्यान देना है कि जितने हमने खरीदे हैं क्या हमने उतने ही बेचे हैं, तभी हम लाभ हानि की गणना कर पाएंगे। बात समझ गए ना? यानी कि ऐसा ना हो कि आपने क्रय मूल्य 1 पेन का लिखा है और विक्रय मूल्य लिखा है 3 पेन का, तो सिर्फ कीमत के आधार पर लाभ हानि की गणना हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्रय और विक्रय करते समय दोनों ही केस में मात्राएं बराबर होनी चाहिए, और अगर मात्राएं बराबर हैं तो फिर सवाल में मात्रा का कोई काम नहीं होता। अगर आपने 15 पेन खरीदे, 15 ही बेच दिए, तो सिर्फ आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य देखना है। बात समझ रहे ना? तो दोनों ही केस में मात्राएं बराबर होनी चाहिए। और निकाल रहे हैं हम अभी भी लाभ प्रतिशत। एक दुकानदार ने 32 दर्जन वस्तुएं खरीदी है, 102 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदी। तो 32 दर्जन वस्तुएं खरीदी हैं, ठीक है। उसने उनमें से प्रत्येक को 68 रुपए की दर से बेचा। प्रत्येक मतलब हर एक वस्तु को बेचा है उसने, हर एक वस्तु को बेचा है 68 रुपए में। अब यहां देखो, कॉस्ट प्राइस हमें दिया है 102 रुपए, कॉस्ट प्राइस यानी कि हमारा क्रय मूल्य। अब ये तो हम जानने लगे हैं अच्छे से, 102 रुपए दिया है, लेकिन ये हमारे जो रुपए दिए हैं इनकी मात्रा क्या है, इनकी मात्रा क्या है? तो उसने कहा है प्रति दर्जन। 1 दर्जन मतलब यहाँ पे उसने 12 वस्तुएं खरीदी हैं। बोलो इतनी बात समझ में आई? तो क्रय मूल्य हमें दिया है 12 वस्तुओं का, दिया है 12 वस्तुओं का। अब यहां जो विक्रय मूल्य आप देख रहे हो यानी कि सेलिंग प्राइस, वो कितनी वस्तुओं का दिया है? प्रत्येक का, मतलब 68 का, 68 रुपए की दर से बेचा गया है प्रत्येक को। अब विक्रय मूल्य दिया है एक वस्तु का। कहीं आप जल्दबाजी में ये ना कर दो कि 102 की वस्तु 68 में बेची है, अरे हमें तो हानि हुई है, नहीं। यहाँ 102 रुपए में वस्तुएं आई थी 12, तो अब हमें दोनों ही जगह मात्राएं करनी है बराबर। यहाँ 1 है, या तो इस 1 को 12 बना दो या इस 12 को 1 बना दो। यानी कि कहने का मतलब, या तो यहाँ एक वस्तु का क्रय मूल्य लिख लो, 12 से भाग देने पे एक वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा, या विक्रय मूल्य को 12 वस्तुओं का बना लो। तो जो भी आपको आसान लगे आप वो कर लेना। जैसे 12 से ये नहीं कट रहा है 102, तो यहाँ दशमलव आने से अच्छा है कि हम 68 को ही 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बना लें। यानी कि क्रय विक्रय करते समय हमें याद रखना है कि दोनों जगह मात्राएं समान होनी चाहिए। यहाँ 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है 102 रुपए दर्जन, मतलब 12। यहाँ एक वस्तु का दिया है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 68 रुपए है, तो 12 वस्तुओं का कितना होगा? एक की वैल्यू मालूम है, ज्यादा की निकालनी होती है तब कराते हैं गुणा। एक समोसा 10 रुपए का, तो 3 समोसे कितने के? 10 या 30, ऐसे ही होता ना। एक समोसा 10 रुपए का, तो 5 समोसे कितने के? 10 पंचे 50। एक वस्तु प्रत्येक को 68 में बेचा है, तो 12 वस्तु खरीदी है, 12 ही बिकवा दो, तो 12 वस्तुएं बिकने वाली हैं। 12 अट्ठे 96, यहाँ आ जाएगा 9, 12 6 72 और 9 हो गया हमारा 81। यानी कि यहाँ देखो 12 वस्तुएं हो गई, यहाँ भी 12 वस्तु, यहाँ भी 12 वस्तु। अगर वस्तुएं बराबर हो गई तो वस्तुओं से लेना देना है नहीं मात्रा से, सीधा रुपए देखो। अब रुपए देख रहे हैं, 102 रुपए वाली वस्तु को बेचा गया है 816 रुपए में, यानी 714 रुपए का हो गया लाभ। 102 रुपए वाली वस्तु को 816 रुपए में बेचा है, 714 का लाभ हुआ। इसी बात को प्रतिशत में बताना है, 714 का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, नीचे लिखते हैं क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य होने वाला है 102। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का। 102 एकम 102, 102 सत्ते। अरे वाह सर, आपको तो 102 का पहाड़ा याद है। अरे नहीं है भाई, मुझे 2 का पहाड़ा याद है, 2 का।
100 का पूरे भारत को याद है, 100 सत्ते 700 हो गया तोड़ के, और 100 का पहाड़ा 7 बार पड़ा है, तो इस 2 का पहाड़ा भी 7 बार पढ़ दो, 2 सत्ते 14, तो 102 सत्ते 714, 2 सत्ते 14, 100 सत्ते 700, 714, 7 बार कटेगा, 7 गुणा 100 करेंगे, 700% हमारा लाभ हो जाएगा। तो हमें मालूम होनी चाहिए बात कि क्रय मूल्य और जो विक्रय मूल्य होता है वो समान वस्तुओं का होना चाहिए। यहाँ 12 वस्तुओं का मूल्य दिया था, तो हमने यहाँ भी 12 वस्तुओं का मूल्य बना लिया, या तो यहाँ भी एक वस्तु का बना लो क्योंकि वहां एक वस्तु का था, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य बनाने में यहाँ दशमलव आ जाता, इसलिए मैंने नहीं बनाया, इसलिए मैंने यहाँ पे 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बना लिया। यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो होना ही चाहिए, और दोनों ही केस में मात्राएं क्या होनी चाहिए, जो भी वस्तुएं आप खरीद या बेच रहे हो समान होना चाहिए, तभी लाभ हानि की गणना हो सकती है। क्या बात आपको समझ में आई? अगर बात समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है ना। चलिए, तो इसका उत्तर है 700%। अभी का क्वेश्चन है, बिल्कुल ताजा ताजा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। 520 रुपए प्रति दर्जन की दर से 59 दर्जन वस्तुएं खरीदी। कितनी खरीदी, इससे हमें लेना देना नहीं है, बस दोनों जगह क्रय मूल्य में मात्रा बराबर होनी चाहिए वस्तुओं की, और विक्रय मूल्य में, तो उसने खरीदी कितनी है प्रति दर्जन। कॉस्ट प्राइस क्या है, 520 रुपए, ये हमारा रुपए है। नीचे लिखेंगे हम इनकी मात्रा, यानी कि क्वांटिटी, क्यू भी बना सकते हो। कितनी खरीदी है प्रति दर्जन, यानी कि 12 वस्तुएं। तो या तो एक वस्तु का क्रय मूल्य बना लो, लेकिन यहाँ पे फिर से नहीं कट रहा है 12 से। चलो आगे देखते हैं। उसने उनमें से प्रत्येक को 52 रुपए की दर से बेचा, यानी हर एक वस्तु, प्रत्येक मतलब हर एक, सेलिंग प्राइस हमें मालूम है 52 रुपए में बेचा। कितनी वस्तुओं को, हर एक, यानी एक वस्तु। तो मैंने क्या कहा, क्रय मूल्य जितनी वस्तुओं का है विक्रय मूल्य भी उतनी वस्तु का होना चाहिए, या विक्रय मूल्य जितनी वस्तुओं का है क्रय मूल्य भी उतनी वस्तुओं का होना चाहिए। दोनों केस में मात्राएं बराबर होनी चाहिए, उसके बाद लाभ हानि की गणना आपको करना है, ठीक। तो 12 वस्तुओं का 520 है, तो एक वस्तु का कितना है, तो अभी हमें ये 12 से कट नहीं रहा है, इसलिए मैंने इसको 12 वस्तुओं का बना लिया। एक वस्तु 52 रुपए में बेची है, तो 12 वस्तुएं कितने में बेची होंगी, तो 12 से गुणा करा दो, 12 दूनी हो जाएगा 24, 2 12 पंचे 60 और 2 62 हो गया, यानी कि 624 रुपए में वस्तुओं को उसने बेच दिया है। कितनी वस्तुओं को बेच दिया है, 12 वस्तुओं का। देखो दोनों जगह मात्राएं बराबर हो गई, 12 यहाँ 12 यहाँ। अगर मात्राएं बराबर हैं तो मात्राओं से कोई लेना देना नहीं। अब 520 रुपए वाली वस्तु को 624 रुपए में बेच दिया है, यानी हमें लाभ होने वाला है 104 रुपए का। बोलो 104 रुपए का लाभ हुआ कि नहीं, 104 रुपए का लाभ कमा लिया। लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, उसकी गणना होती है कॉस्ट प्राइस के आधार पर, मतलब क्रय मूल्य के आधार पर, यानी नीचे लिखना है 520। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100, शून्य से शून्य चला जाएगा, 52 एकम 52, 52 दूनी 104, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, और 2 ही धाम हो गया हमारा 20%। तो 20% हमारा आंसर होगा। तो आप बढ़िया तरीके से सीख पा रहे हैं, सारे क्वेश्चन लेटेस्ट हैं, 2026 यानी अभी का क्वेश्चन है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा है। चलिए, एक दुकानदार 390 रुपए प्रति दर्जन की दर से, सेम टू सेम क्वेश्चन है, और ये आपका होमवर्क होने वाला है, ये आपका होमवर्क होने वाला है। इसका आंसर कमेंट में आप बताएंगे, बोलो बताएंगे कि नहीं, तो कमेंट करते रहिए। आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है जैसे आप लाइव क्लास पढ़ रहे हैं, और लाइव क्लास तो छोड़ो, आपको ऐसे पढ़ना है जैसे आप किसी कोचिंग में जाके बैठ के पढ़ रहे हैं। मैं गारंटी देता हूं कि आपको 101% पूरा समझ में आएगा। तो देखने के बाद एक तो वीडियो को शेयर कर देना, मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, थोड़ा सा अपना चैनल भी ग्रो कर जाएगा और लोगों तक पहुंच जाएगा, तो उसमें आपका भी फायदा है, लोगों का भी फायदा है, जो बच्चे देखेंगे उनका भी फायदा होने वाला है।
ठीक है ना। तो सबका फायदा हो ऐसा काम करना है, सभी लोग फायदे के लिए ही काम करते हैं, है ना। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी है ना। वैसे अच्छी ही लगेगी। यहाँ देखो, अच्छा क्वेश्चन कहाँ पूछा, आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी में पूछा है, अभी बिल्कुल लेटेस्ट 2026 चल रहा है ये, अगर आपको याद हो तो। एक दुकानदार 30,000 रुपए में 6 एक जैसे मोबाइल फोन खरीदता है। यहां देखो, तो उसने खरीदा यानी कि कॉस्ट प्राइस, खरीदा मतलब क्रय मूल्य याद रखना है, अभी याद हो जाएगा बिल्कुल पहली क्लास में। क्या क्या, ये 30,000 रुपए में उसने रुपए कितने फोन खरीदे हैं, क्वांटिटी क्या है उनकी, 6 फोन 30,000 रुपए में उसने खरीदे। और विक्रय मूल्य क्या होने वाला है, यहां लिखेंगे विक्रय मूल्य, है ना, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य होने वाला है, और उनमें से दो 28,000 रुपए में बेच दिए, 28,000 रुपए में बेच दिए। अब अपन ने वहां पे देखा 30,000 की वस्तु 28,000 में बिक गई, हानि हुई होगी। अरे भाई ऐसा नहीं है, खरीदे कितने फोन है, यहाँ मात्रा देखो, मात्रा क्वांटिटी 6 खरीदे, बेचने कितने गया है 2। अब मैं आपको यही बात सिखा चुका हूं कि खरीदते समय और बेचते समय मात्रा बराबर होना चाहिए। तो क्या हम इन सबको एक एक मोबाइल का मूल्य निकाल सकते हैं, तो अगर निकालना पॉसिबल है तो बिल्कुल निकाल लेना है। इस 2 को 6 नहीं बनाना है, नहीं तो 2 तिया 6 करो, 28 तिया करने लगो, नहीं। 6 फोन 30,000 रुपए के हैं, तो एक फोन कितने का है, 6 पंचे 30, एक फोन की कीमत है 5,000 रुपए, एक फोन का कॉस्ट प्राइस है 5,000 रुपए। ये कैसे हुआ सर, भाग क्यों दिया, हर चीज का रीजन मिलेगा। 5 कुल्फी आइसक्रीम 50 रुपए की, तो एक कुल्फी कितने की हुई, एक कुल्फी कितने की हुई, 10 रुपए की हुई ना। तो जब ज्यादा की वैल्यू मालूम होती है और एक की वैल्यू निकालते हैं तब कराते हैं भाग, तब कराते हैं भाग। 5 आइसक्रीम 50 की, तो एक आइसक्रीम कितने की, 50/5 की। एक आइसक्रीम की वैल्यू निकाली ना, 5 धाम 50, तो देखो भाग करने से वैल्यू निकल के आती है, बोलो आती है ना। एक चॉकलेट 20 रुपए की है, नहीं, 5 चॉकलेट हमने खरीदी हैं 100 रुपए की, तो एक चॉकलेट का मूल्य क्या है, 100/5। 5 की वैल्यू मालूम है लेकिन एक की निकालना है, तब कराते हैं भाग। बात समझ गए ना। ठीक वैसे ही 6 फोनों का मूल्य है, अरे ये क्या हुआ, 6 मोबाइल का मूल्य जो है वो 30,000 है, तो एक मोबाइल कितने का बढ़ गया, 5,000, 5,000 का 6 से भाग कर दिया। 2 फोन मैंने 28,000 रुपए में बेचे हैं, तो हर एक फोन मैंने बेच दिया है 14,000 रुपए का। बोलो बात समझ में आई क्या, 2 से जाएगा, 2 से भाग करा दो, 2 एकम 2 चौके यार। तो यहाँ दोनों जगह देखो, यहाँ भी मुझे एक फोन का मूल्य पता है, यहाँ भी मुझे एक फोन का मूल्य पता है, तो दोनों जगह मात्रा बराबर है, तो बस हम लाभ हानि की गणना बड़े आसानी से कर सकते हैं। यानी हम कहेंगे कि हमने 5,000 वाली वस्तु को, हमने 5,000 वाली वस्तु को 14,000 में बेच दिया, यानी हमने 9,000 रुपए यहाँ से लाभ के रूप में कमाए हैं हर एक फोन पर। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, चाहे आप एक फोन का निकालो या सभी का निकालो, लाभ प्रतिशत वही निकल के आएगा, है ना। तो 9,000 रुपए का लाभ हुआ है। तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी क्या किया था, यहाँ पिछले क्वेश्चन में भी हमने क्या रखा था, मात्रा को बराबर, मात्रा को बराबर किया था, 12 12 12 से गुणा करा के। एक फोन का मालूम, 12 वस्तुओं का मूल्य 520 था, तो हमने यहाँ भी 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बना दिया, क्योंकि यहाँ एक बनाने में दिक्कत हो रही थी, 12 से कर नहीं रहे थे। तो एक की वैल्यू मालूम थी, ज्यादा की वैल्यू निकालना है, तब कराते हैं गुणा। एक वस्तु 52 की, 12 वस्तु कितने की, तो एक की वैल्यू मालूम है, ज्यादा की निकालना है, तब कराते हैं गुणा। 6 फोन, 6 मोबाइल 30,000 के हैं, तो एक मोबाइल कितने का है, ज्यादा की वैल्यू मालूम है, 6 फोनों का मूल्य मालूम है, एक फोन का मूल्य पता करना है, तब कराते हैं भाग। यहाँ भी एक मोबाइल का मूल्य लिखा है, 2 मोबाइल 28,000 में बेचे हैं, तो हर एक मोबाइल 14,000 का बेचा है, तो भाग करा के एक की वैल्यू आई। यहाँ भी एक फोन, यहाँ भी एक फोन, यानी कि लाभ हानि की गणना करने के लिए जितना इंपॉर्टेंट मूल्य है
उतना ही इंपॉर्टेंट है इनकी मात्रा। बात को समझ लो, लेटेस्ट क्वेश्चन है, बहुत पूछ रहा है आपके एग्जाम में। तो 5,000 की वस्तु 14,000 में बेची, 9,000 का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, हमेशा नीचे लिखना है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य है हमारा 5,000। एक मोबाइल 5,000 का है। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 से। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100 से करा दो। 3 शून्य से 3 शून्य चला गया। 5 से जाएगा अपना ये, देखो 5 से चला जाएगा अपना ये 20 बार। 5 दूनी 10, शून्य का शून्य, 2 इनाम 18, शून्य का शून्य, 180% लाभ होगा। तो काटा पीटी आनी चाहिए, जैसे भी आप काटते हैं तो वो आपका आंसर सही सही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये हमारा आंसर है 180%। बोलो, सवाल में मजा आया? लाभ प्रतिशत के आप लेटेस्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जो अभी हाल फिलहाल में आपके एग्जाम में पूछे हैं। यानी लाभ प्रतिशत से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। आप पहली ही फुर्सत में, पहली ही क्लास से मुझसे सीखने वाले हैं और एग्जाम में धमाल मचाने वाले हैं। चलिए, एक दुकानदार ने बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, देखो आरआरबी एएलपी 2026, बिल्कुल ताजा क्वेश्चन, गरम गरम क्वेश्चन है। जैसे गरम गरम समोसे खाते हो, आलू बंडे खाते हो, मंगोड़ी खाते हो, सारी चीजें गरम, तो ये क्वेश्चन भी होने वाला है गरम गरम, है ना? तो एक दुकानदार ने 6 एक समान मोबाइल फोन 72,000 रुपए में खरीदे। तो 72,000 रुपए में कितने फोन खरीद लिए हैं उसने? 6। तो हमें तो एक फोन का चाहिए। अरे भाई, 6 फोन 72,000 में, तो एक फोन कितने का है? 6 से काट दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 3 शून्य के 3 शून्य, यानी एक फोन होने वाला है 72,000 का। यहाँ पे हमने एक फोन की मात्रा लिख ली, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। और अगर इन्हीं फोनों को बेचने की बात करें तो उनमें से 2 मोबाइल फोन मैंने 72,000 में बेच दिए। तो बेचे तो हैं हमने, सेलिंग प्राइस 72,000। तो ये बात आप पढ़ते पढ़ते भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं इसलिए मैं आपको लिख के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैसे तो क्वेश्चन मुश्किल से 10-12 सेकंड का ही है। दो फोन 72,000 के हैं, तो क्रय और विक्रय करते समय मात्राएं समान होनी चाहिए, इसलिए मैंने सबको एक बना दिया। 2 फोन 72,000 के हैं, तो एक फोन कितने का है? 2 से काट दो, भाग कराना ही तो काटना होता है, भाग करा दो। 2 से भाग कराएंगे, आ जाएगा 36,000। मतलब उसने हर एक फोन को बेचा है 36,000 में। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। तो बिल्कुल टाइप फर्स्ट नहीं बन गया यहाँ से, बिल्कुल वैसे ही नहीं बन गया जो हम शुरुआत में कर रहे थे। क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, लाभ प्रतिशत, बिल्कुल वैसा ही बना लिया हमने क्वेश्चन को। सिर्फ कैसे? सिर्फ कैसे? मात्राओं को बराबर करके, मात्राओं को बराबर करके, है ना? ये देखो, ये हमने किया था 12,000, 10,000, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया है ना। बिल्कुल वही क्वेश्चन हमारा फिर से तैयार हो गया। यहाँ पे देखेंगे कि भाई 12,000 की वस्तु 36,000 रुपए में हमने बेची है, यानी हमने लाभ कमा लिया है 24,000 रुपए का। 24,000 का क्या कमा लिया है? लाभ। अब इसी बात को प्रतिशत में बताना है। 24,000 रुपए का हो गया है लाभ। लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, हमेशा निकलता है क्रय मूल्य के आधार पे। तो नीचे लिख दो क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य है हमारा 12,000। लेकिन अगर वो सवाल में कहे कि विक्रय मूल्य के आधार पे लाभ हानि की गणना करो, भाई हमें क्या करना है? हम नीचे विक्रय मूल्य लिख देंगे, बाकी बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत। लेकिन जब कहे तब कुछ भी नहीं कहता है, सब कहता है लाभ प्रतिशत। हमेशा नीचे लिखना है क्रय मूल्य, बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का। 3 जीरो से 3 जीरो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 गुणा 100 कराएंगे, 200% लाभ हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो 200% हमारा लाभ है। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें भी लाभ और हानि प्रतिशत पूछा है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। एक विक्रेता ने 100 संतरे 8 रुपए प्रति संतरा की दर से खरीदे। दिमाग में एक बात बैठा लो कि अगर हमें लाभ हानि की गणना करनी है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना करनी है, तो हमें क्रय मूल्य मालूम होना ही चाहिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता है तो हम लाभ हानि आराम से बता सकते हैं। दूसरी बात, खरीदी गई मात्रा और बेची गई मात्रा दोनों ही केस में बराबर होनी चाहिए। यानी जितनी वस्तुओं का आपने क्रय मूल्य लिखा है, उतनी ही वस्तुओं का विक्रय मूल्य होना चाहिए।
या जितनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य है उतनी ही वस्तुओं का क्रय मूल्य होना चाहिए, तभी लाभ हानि की गणना हो पाएगी। ठीक है ना। चलिए, 100 संतरे 8 रुपए प्रति संतरे की दर से खरीदे। यानी कि अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें, खरीदने की बात करें, तो एक संतरा 8 रुपए का है प्रति, मतलब एक, और ऐसे हमने खरीद लिए हैं 100, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है टोटल हो गया 800 रुपए। बात समझ में आई क्या? जी सर, बात समझ में आ गई। हमने कितने संतरे खरीदे हैं? 100। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए बेचने चलते हैं, कहीं जाना नहीं है, यहीं पे बेच देंगे। उनमें से 80 संतरे 10 रुपए प्रति की दर से बेच दिए। बेचने का काम स्टार्ट हो गया है, सेलिंग प्राइस। उसने 80 संतरे बेच दिए हैं, 10 रुपए का एक संतरा बेचा है और बेच दिए हैं 80 संतरे। 80 संतरे, तो 10 गुणा 80 करेंगे, एक संतरा 10 रुपए का है तो 80 संतरे हो गए 800, यानी 800 रुपए हमने विक्रय मूल्य ले लिया। बात समझ में आ गई? यानी हमने व्यापार में, हमारी लागत थी 800 रुपए और 800 रुपए हमारे वापस आ गए। यानी कि अभी ना तो लाभ हुआ है ना हानि, लेकिन लाभ होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि हमने खरीदे थे 100 संतरे, 100, लेकिन अभी हमने सिर्फ बेचे हैं 80। अब हमारे 20 संतरे और रह गए हैं। उसने शेष 20 संतरों को 6 रुपए प्रति संतरा की दर से बेचा। फिर से बेचा है 6 रुपए का एक संतरा, और ऐसे उसके पास 20 संतरे और बचे हैं। 20 संतरे, 6 दूनी 12, यानी 120 रुपए उसने और कमा लिया। 800 से 800 तक तो कुछ लाभ हुआ नहीं हुआ ना। उसे लाभ हुआ है टोटल 120 रुपए का, ये बात आप यहीं से देख सकते थे। यानी कि 800 रुपए लागत थी, 800 रुपए पहली ही किस्त में आ गए, यानी ना लाभ ना हानि। अब जो आपको ये एक्स्ट्रा दिख रहा है, यही हमारा लाभ है। 120 का लाभ हुआ। लाभ हो या हानि, नीचे हमें लिखना है क्रय मूल्य। तो ये हमारा क्रय मूल्य है कितना? 800। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना। और अगर आपको ये 120 समझ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ देखो, 80 संतरे और 20 संतरे, टोटल 100 संतरे हो गए, और इन 100 संतरों को बेचने से कुल हमें कितनी राशि मिली है? 920 रुपए। यहां से समझ लो, तो हमने 800 रुपए वाली वस्तु को 920 में बेचा, तो हमें 120 का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपको जोड़ने की जरूरत नहीं थी, ये हमें स्पष्ट दिख रहा था कि 800 रुपए हमारे कवर हो गए। अब जो एक्स्ट्रा मिलेंगे वही हमारा लाभ है, तो 120 हमारा लाभ है। ये बात मैंने आपको वही बता दी थी। तो यहाँ भी देखो, दोनों केस में मात्रा बराबर हो गई। हाँ सर, हो गई। यहाँ भी 100 संतरे हैं, यहाँ भी 100, 80 संतरे ये रहे, 20 संतरे ये रहे। तो हमने क्रय और विक्रय में दोनों में मात्रा बराबर रखी क्या? आप कहेंगे हाँ। तो ये बात हमें हमेशा याद रखना है। ये हमारा 120 का लाभ हो गया, ये बात मैंने आपको यहाँ भी बताई थी। और नीचे लिखते हैं क्रय मूल्य, यानी कि 800 बन गई। भिन्न बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 से। काटा पीटी आपको बहुत अच्छे तरीके से अब आने लगी होगी। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ चला जाएगा, 8 से जाएगा अपना, 8 एकम 8 बच गया 4, 40, 8 पंचे 40, यानी कि 15% का लाभ होगा। कहाँ आया है क्वेश्चन? बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ताजे ताजे 2026 एमपी कांस्टेबल का, इसी वर्ष का जो हुआ था ना, उसी पेपर का आपका ये क्वेश्चन होने वाला है। 25-26 की भर्ती का है ना, 25-26 की वैकेंसी का क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने 10 रुपए प्रति आम के हिसाब से 50 आम खरीदे। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। चलिए, 10 रुपए प्रति आम के हिसाब से 50 आम खरीदे। यहाँ ये देखिए, उसने 30 आम 20% लाभ पर, 30 आम 20% लाभ पर, और 23 आम को 10% हानि पर, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात है। तो इसमें लाभ प्रतिशत भी दिया है, बाकी का हानि प्रतिशत हमें मिला के चाहिए। यानी इसमें हमें ऑलरेडी रेशियो यानी अनुपात भी दिए हैं, इनका हम अनुपात बना लेंगे। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत उसने अलग अलग करके बता दिया हमें कि हमारे पास कितने आम थे? 50। 30 आमों को लाभ पर बेच दिया है, 20 आमों को 10% हानि पर। उसने हमसे पूछा है दोनों को अगर मिला के देखा जाए
तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई है। तो इसमें हमें रुपए बनाने की कोई जरूरत है भी नहीं, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो उसने पहले शुरुआत के 30 आम बेचे और उनका लाभ प्रतिशत दिया है, तो हम क्यों लाभ प्रतिशत बनाए, यानी कि इन 30 आमों को, ये हमारी संख्या लिख ली हमने यहाँ पे, आमों की संख्या, समझना बात को। अगर लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत दिया है, सिर्फ मिलाना है, तो हम क्यों अलग से रुपए बनाए। 30 आमों को उसने बेचा है 20% के लाभ पर। लाभ पॉजिटिव होता है, आपको ये बात याद रखनी है, धन लगाने की जरूरत नहीं है, बाकी याद रखने की जरूरत है। और उसके बाद हमारे पास बचे कितने आम, 20, क्योंकि हमने टोटल कितने आम खरीदे थे, 50। इन 20 आमों को उसने बेच दिया है हानि पर। हानि है इसलिए ऋण आपको लिखना ही है, 10% की हानि। इतनी बात समझ गए। अभी मैंने कुछ समझाया ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन लिखा है। तो चाहे मैं इन संख्याओं का प्रतिशत निकाल दूं या इनके अनुपात का, बात एक ही है। तो अगर ये आपस में कटते हैं तो काट दो, शून्य से शून्य गया यहाँ पे, यानी कि मैं गणना 3 और 2 की भी कर सकता हूँ, 30 और 50 की भी कर सकता हूँ। चाहे मैं ओरिजिनल संख्या का लाभ प्रतिशत निकालूं या इनके अनुपात का, बात एक ही है। तो अगर मुझे एक आम पर 20% का लाभ हुआ है और मैंने ऐसे 3 आम, चाहे 30 बेचो या इनके अनुपात है ना, तो मैंने अनुपात बना लिए 3 और 2, तो 3 आमों पे मुझे 60% का लाभ हुआ होगा। बोलो बात सही है ना। हाँ सर। एक आम पर मुझे 10% का घाटा लगा है, तो 2 आम पे 10 दूनी 20% का घाटा लगा होगा। तो 60% का फायदा, 20 की हो गई हमें हानि, 20% की हानि। तो बचा क्या हमारा, बचा 40% का लाभ। बोलो इतनी बात सही है। 60% लाभ, 20% हानि, तो बचा क्या हमारे पास, 40% लाभ। इस 60 में से 20 चला गया, और ये 40% का लाभ हुआ है हमें 5 आमों पे, 3 यहाँ 2 यहाँ, तो 30 और 20 लिखते तो यहाँ 50 आता, संख्या यहाँ पे बड़ी आती, कैलकुलेशन बढ़ता। इसलिए मैंने 30 और 20 को बना लिया है 3 और 2। चाहे आप 30 और 20 पे गणना कर दें या इनके अनुपात पे। तो यहाँ 5, यानी कि 5, यहाँ कितने आमों का लाभ प्रतिशत लिखा है, यहाँ लिखना आपको हर एक का है। तो 5 आमों पे 40% का लाभ हुआ, तो हर एक पे कितना हुआ, तो 5 का पता है कि 5 पे 40%, तो हर एक पे हुआ 8%, यानी 8% लाभ हुआ हमें टोटल। 8% लाभ हमारा आंसर होगा। 5 वस्तुओं पे टोटल 40% लाभ, प्लस मतलब लाभ, तो हर एक वस्तु का बताना होता है, तो हर एक वस्तु पे 8% का लाभ हुआ। तो कुल मिलाकर उसे कितना लाभ हुआ, 8। ना हमें इस 10 रुपए का काम है, ना 10 गुणा 50 कराने की जरूरत है। बोलो बात समझ में आ गई क्या। यहाँ भी एक वस्तु का लिखा है, एक वस्तु पे 20 तो 3 पे 60, एक वस्तु पे 10 तो 2 पे 20, तो सभी टोटल ओवरऑल हमने यहाँ पे देखा तो 40% लाभ बचा 5 वस्तु पे। तो 5 का 40, तो हर एक का कितना, हर एक की वैल्यू निकालने के लिए भाग करते हैं, 5 से 40 में भाग करा दो, 8% हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए, एक लड़की 50 रुपए में 5 चॉकलेट को बेचती है और 25% का लाभ कमाती है। 30 चॉकलेट को 180 रुपए में बेचती है, तो उसे होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत। तो बात तो वही है ना कि दोनों ही केस में हमें क्या मालूम होना चाहिए, दोनों ही केस में हमें मालूम होना चाहिए कि भाई इनकी मात्रा कैसी रखनी है, हमें समान। तो पहले हम यहाँ पे 5 चॉकलेट को 50 रुपए में बेचती है, तो भाई 5 चॉकलेट, मैंने अभी बताया ना, 5 चॉकलेट 50 रुपए की हैं, तो हर एक चॉकलेट 10 रुपए की हुई ना, 10 रुपए, और ये उसका विक्रय मूल्य है। 10 रुपए में एक वस्तु को वो बेच रही है, तो हमें तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, यानी हमें क्रय मूल्य मालूम होना चाहिए। यहाँ भी 25% का लाभ कमा रही है, तो 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। सर कैसे होता है, 25, जब भी प्रतिशत हटाओगे नीचे आएगा 100, कटता है काटो, 25 से कम 25 चौके 100, तो ये हमने प्रतिशत से बना दी वैल्यू। अब आप याद करो, जब आप लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बना रहे थे तो नीचे क्या लिख रहे थे, तो आप नीचे लिख रहे थे क्रय मूल्य, यानी ये वस्तु का क्रय मूल्य है, 4 वस्तु का क्रय मूल्य है, और ये लाभ था, इसलिए ऊपर वाली संख्या को लाभ बोल रहा है। 25% क्या है, लाभ।
4 की वस्तु 1 के लाभ पर बेची होगी, मतलब 5 में बेची होगी। 5 हो गया विक्रय मूल्य। हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य 10 है, यानी कि हमारा एक तरीका होता है उनके हिसाब से, मतलब सवाल के हिसाब से विक्रय मूल्य 10 है, हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य 5 है। हमें चाहिए क्या, हमें क्रय मूल्य चाहिए, यानी कि 4। 5 एकम 5 दूनी 10, 2 चौके 8, यानी कि इन पेनों का क्रय मूल्य जो है, कॉस्ट प्राइस जो है वो है 8 रुपए। इतनी बात समझ में आई। यानी हर एक पेन का मैंने यहाँ पे निकाल ही लिया था। 5 पेन 10 रुपए के, 5 पेन 50 रुपए के बेचे हैं, तो यहाँ एक पेन 10 रुपए का बेचा है, ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस नहीं, हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए। एक पेन 8 रुपए का है। बोलो बात समझ में आई क्या? एक पेन 10 रुपए का बेचा, हमने कॉस्ट प्राइस बनाया कैसे, 25% के लाभ पर बेच रहे हैं। 25% मतलब 1/4, 4 की चीज 5 में, तो 5 की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू 8 होगी कि नहीं। उनके हिसाब से विक्रय मूल्य 10, हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य 5, हमें चाहिए क्रय मूल्य, यहाँ लिख दो 4, काटापीटी करेंगे आएगा 8। एक पेन 8 रुपए का बिकता है। अब उसने 30 चॉकलेट 180 रुपए में बेची, फिर वही बात, 30 चॉकलेट 180 रुपए में बेची मतलब विक्रय मूल्य की बात यहाँ पे चल रही। तो एक चॉकलेट कितने की है, एक के लिए हमें भाग कराना होगा, यानी 3 से हमें ऐसे काट देना है, 3 छह 18, 6 रुपए में वस्तु को उसने बेचा है। वापस से हमारा सवाल वही बन गया, मतलब क्या वही बन गया, 8 रुपए में वस्तु को खरीदा है, 6 रुपए में बेचा है फाइनली। तो यहां से हमें 2 रुपए की क्या हो जाएगी, हानि। 2 रुपए की क्या हो जाएगी, हानि, बस। तो ये बात हम प्रतिशत में बता सकते हैं। फाइनली हमें 2 की हानि हुई है, कितने पर, लाभ हो या हानि, नीचे लिखते हैं क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य हर एक पेन यहाँ है, एक पेन मैंने यहाँ कर दिया, 30 पेन का 180 रुपए, तो एक पेन कितने का है, 30 से भाग करा दो, 6 का। एक पेन 6 में बेचा है, तो दोनों जगह एक पेन मात्रा बराबर हो गई, लाभ हानि बता सकते हैं। 8 वाली वस्तु 6 में बेची गई है, तो 2 की हो गई है हानि। बन गई भिन्न, बनाना प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 1/4 मतलब क्या होता है, 25%, यानी 25% हानि होगी। बाकी जिनको और काटना है वो काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 से जाएगा 4 दूनी 8, बचा 2 हो गया 20, 4 पंचे 20, यानी कि 25% हानि। हानि कैसे समझ में आई, अरे भाई 8 वाली वस्तु 6 में बेचोगे तो लाभ थोड़ी होगा, हानि होगी, यहाँ से निकल के आ गया हानि प्रतिशत। एमपी एक्साइज कांस्टेबल 2025 यानी आबकारी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए, तो एक खुदरा विक्रेता 22,400 रुपए में 12 जोड़ी जूते खरीदता है, उसका अतिरिक्त व्यय 1,600 रुपए है। अब ये अतिरिक्त व्यय ये क्या होता है, अरे आपने मान के चलो एक मोटरसाइकिल 20,000 रुपए में खरीदी, सेकंड हैंड, फिर आपने खरीद के उसमें 5,000 रुपए का काम करा दिया, उसका सीट कवर बदलवा दिया है, इंडिकेटर, और ऊपर का आपने काम उसमें करा दिया। अब जब घर लेके आओगे तो क्या बताओगे, आपका दोस्त पूछेगा भाई कितने की पड़ी, पूछते ही कितने की उठा लाए, तो आप 20 बताओगे कि 25, तो आप बताओगे कि भाई 25,000 रुपए की गाड़ी में लेके, क्यों, क्योंकि 20,000 तो आपने वहां पे खरीदी, लेकिन आपने लगाए तो गाड़ी में ही है ना। तो जब आप उसमें कोई मरम्मत में पैसा लगाते हैं, उसका परिवहन खर्च उठाते हैं, तो ये उसके लागत व्यय में ही जुड़ जाते हैं, यानी उसका कॉस्ट प्राइस ही बन जाता है। तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ये भी ऐड कर दिया। तो 22,400 रुपए में 12 जोड़ी जूते खरीदे, और अतिरिक्त व्यय जो लग गया है, खरीदे हैं मतलब कॉस्ट प्राइस, तो ये जो अतिरिक्त व्यय होता है ये किसमें शामिल होता है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य में ही शामिल होता है। यहाँ 1,600 शामिल कर दो, जोड़ दो, 6 4 10, 1 2 3 और 1 4, यानी कि वो जूते जो हैं वो आपको 24,000 में पड़ गए। अब 12 जोड़ी जूते आपने यहाँ खरीदे हैं, और जब बेचने गए हो तो कितने बेच दिए हैं, 12 जोड़ी ही बेच दिए, यानी मात्रा से कोई लेना देना नहीं है। दोनों ही केस में क्या है, बराबर 12 जोड़ी खरीदे हैं, 12 जोड़ी बेचे हैं, तो हमें मात्रा भी बराबर करने की कोई टेंशन है नहीं। ये खरीद लिया, और हमने अब बेचा कितने में है, तो बेच दिया है हमने 28,500 में। कितने जोड़ी,
12 जोड़ी, तो जितने खरीदे हैं उतने ही बेचे हैं, तो हमें मात्रा से कोई लेना देना नहीं है, बस चेक करना है कि दोनों ही केस में बराबर होने चाहिए, और नहीं है तो बराबर रखो। ठीक, तो अब आप बिल्कुल सीधा सीधा बता पाएंगे कि 28,500 में बेचा। अब लागत मूल्य कितना है, 22,400 या 24,000? तो याद रखना 22,400 नहीं है, हमारा लागत मूल्य है 24,000, क्योंकि जो भी ऊपरी व्यय हो, चाहे वो मरम्मत का हो या उसके आपने परिवहन में खर्च किया हो, कहीं भी वो जुड़ता है कॉस्ट प्राइस में। ठीक है ना? 24,000 की वस्तु 28,500 में अगर आप बेचते हैं तो आपको 4500 रुपए का क्या हो जाएगा, लाभ। अब इस बात को आप प्रतिशत में बता ही सकते हैं, 4500 रुपए का यानी 4,500 रुपए का 4,500 का लाभ हुआ। किस पे हुआ, 22,400 पे कि 24,000 पे? तो याद रखना अब आपका कॉस्ट प्राइस ये है, ये व्यय आपको शामिल करना है उसके बाद, यानी नीचे लिखोगे आप 24,000। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100। यहाँ 2 शून्य से, यहाँ कलर बदलते हैं, काले रंग से काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और ये अपना चला जाएगा, अपना चला जाएगा 6 से चला जाएगा, 6 चौको 24 और 6 7 42 हो गया, बचा 3 हो गया 30, 6 पंचे 30, यानी कि 75/4। यहाँ लिखेंगे 75/4। 4 से भाग जाएगा, 18 बार तो जाएगा ही, 18 छक्के 72 होता है, क्योंकि 4 एकम 4 बच गया 3 33, 4 आठे 32, तो 18 किस में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, यही हमारा आंसर है। दशमलव तक नहीं करना होता, लेकिन फिर भी करना चाहते हैं तो 8 चौके 32 हुआ था, रखेंगे दशमलव, हो जाएगा, बचेगा 3, रखा दशमलव, बन गया 30, 4 सत्ते 28, बचा 2, हो गया 20, और 4 पंचे 20, तो 8.75% का हमें होगा लाभ। जीडी कांस्टेबल 2000 एसएससी जीडी कांस्टेबल एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 का होगा। तो सारे क्वेश्चन जो थे लेटेस्ट थे, और मैंने सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझाए हैं, और यहाँ से आप इतना अगर आपने सीख लिया तो आने वाले एग्जाम में जो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन आते हैं उसमें आप लाभ अथवा हानि प्रतिशत बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। अब आपको कमेंट में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसका आंसर बताना है, साथ में आपको ये भी बताना है कि आपको मेरी मेहनत कैसी लगी। यहाँ पे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी में मैंने आपकी क्लास यहाँ पे बनाई है, बहुत पसीना आ रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, अगर मेरे माध्यम से आपका कुछ भला हो सकता है और आपके माध्यम से मेरा कुछ भला हो सकता है, तो इसमें बुराई है क्या, जब दोनों ही साइड से भला है, भला प्लस भला इज इक्वल टू महाभला, सबका भला है। तो अगर आपको पसंद आई हो क्लास तो जरूर आपको क्लास को शेयर कर देना है उन बच्चों तक ज्यादा से ज्यादा, और लाइक शेयर तो करना ही है, साथ में कमेंट में बताना है कि आज आपको क्लास कैसी लगी। तो जितना आप अप्रिशिएट करेंगे उतना ही अच्छा मुझे भी लगेगा और मेरा मेहनत करने में मन भी लगेगा। तो चलिए फिर इसके बाद अगर आप लोगों का स्नेह मुझे बहुत अच्छे तरीके से मिला तो मैं बहुत ही जल्द लेके आऊंगा टाइप 2 की क्लास, 1-2 दिन में लेके आ जाऊंगा, टेंशन की बात है नहीं, पहले आप ये क्लास पूरी देख लें और इसके बाद फिर हम करने वाले हैं टाइप 2 के बेहतरीन क्वेश्चन। और जितने भी क्वेश्चन मैं सीरीज में लेके आऊंगा सारे क्वेश्चन होंगे लेटेस्ट जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं और आपके काम के। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए, निश्चित रूप से आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। तो फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे, जय श्री महाकाल।